हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सीटेट का एग्ज़ाम जो है फरवरी 2026 में होना है। तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर सीटेट का एक प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूँ, जो कि संपन्न हुआ था आपका 21 जनवरी 2022 में संपन्न हुआ था। तो आज इसे देखेंगे दोस्तों कि किस तरह के प्रश्न जो है वो सीटेट में पूछे जाते हैं और 2022 के प्रश्न पत्र में किस तरह के सवाल जो है पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के जो 30 प्रश्न होते हैं उन्हें यहाँ पर देख लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न जो है 2022 में पूछे गए थे। पहला प्रश्न है, बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपके ऑप्शन है, विकास शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर होता है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता है, एक डोमेन में विकास का अन्य डोमेन में विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, विकास विशुद्ध रूप से मात्रात्मक होता है और इसे सटीक रूप से मापा जा सकता है। तो दोस्तों, विकास को सटीक रूप से मापा नहीं जा सकता, तो ये तो गलत हो जाएगा। और विशुद्ध रूप से मात्रात्मक नहीं होता है, गुणात्मक होता है। सी ऑप्शन देख लेते हैं, विकास का अन्य डोमेन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये भी गलत हो जाएगा, प्रभाव पड़ता है दोस्तों इसमें। फिर बी नंबर है, विकास आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित नहीं होता। तो विकास दोस्तों आनुवंशिकता और पर्यावरण से प्रभावित होता है, तो ये आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसमें सही ऑप्शन पूछा है तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सही हो जाएगा। विकास शरीर के मध्य भाग से परिधि की ओर होता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा का विकास किससे प्रभावित होता है। केवल आनुवंशिकी, केवल पर्यावरण, आनुवंशिकी और पर्यावरण, ना तो आनुवंशिकी और ना ही पर्यावरण। तो देखो दोस्तों, केवल आनुवंशिकता से नहीं होता है और ना ही केवल पर्यावरण से होता है, और ये हो जाता है आपका आनुवंशिकी और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक प्रगतिशील कक्षा, आपके ऑप्शन है, मौन श्रवण को ही प्रधानता देता है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर का सम्मान करती है, अंकोन्मुखी है, अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत अंतर का सम्मान करती है, यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में सजा से बचने के लिए नियमों का पालन प्रतिनिधित्व करता है पूर्व पारंपरिक चरण का, औपचारिक परिपालन चरण का, या पारंपरिक चरण का, या पारंपरिक चरण के बाद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक चरण का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अधिगम की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक शिक्षक को ऐसी रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए जो इस पर जोर देती हो। आपके ऑप्शन है, जटिल से सरल तक अवधारणा की प्रगति, अभिसरण सोच की प्रधानता, विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंधों की खोज, छात्रों के बीच एक प्रतिस्पर्धी संगति बनाना। तो दोस्तों, आपको इसमें से सही आंसर जो है वो चूज करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विभिन्न अवधारणाओं के बीच संबंधों की खोज करना। नेक्स्ट है, लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत मुख्य रूप से समझाने पर केंद्रित है, विकास पर आनुवंशिकता का प्रभाव, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों की भूमिका। सी ऑप्शन है, समाजीकरण का जैव पारिस्थितिक मॉडल, प्रेरणा पर एट्रीब्यूशन पैटर्न का प्रभाव। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका यहाँ पर हो जाएगा
ऑप्शन बी हो जाएगा आपका यहाँ पर, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों की भूमिका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, क्रिकेट पर चर्चा के दौरान एक शिक्षक ज्यादातर लड़कों से सवाल पूछ रहा है, लड़कियों से नहीं। शिक्षक का यह कार्य उदाहरण है लैंगिक शक्तिकरण का, लैंगिक भेद का, लैंगिक प्रासंगिकता का, लिंग संबंधी खतरा। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये लैंगिक भेदभाव हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, एक बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में एक शिक्षक किसे महत्व देता है? बार बार वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाएं, सक्रिय ज्ञान निर्माण प्रक्रिया, किसी भी तरह से पाठ्यक्रम पूरा करना, सजा के आधार पर सख्त अनुशासन प्रथाएं। तो दोस्तों यहां पर देख लेते हैं इसका राइट आंसर। तो सख्त अनुशासन तो नहीं होता है, और पाठ्यक्रम को किसी भी तरह से पूरा करना ये भी गलत हो जाएगा, और बार बार परीक्षाएं लेना भी सही नहीं है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सक्रिय ज्ञान निर्माण प्रक्रिया को महत्व देना ही एक बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक का कार्य होता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के लिए समाजीकरण का प्राथमिक एजेंट है? किताबें और पत्रिकाएं, निकटतम परिवार, माता पिता का कार्यस्थल, या अस्पताल में स्टाफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो प्राथमिक एजेंट में शामिल होते हैं वो परिवार के सदस्य होते हैं, यानी निकटतम परिवार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था किस आयु समूह से मेल खाती है? आपका ऑप्शन है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष, 11 साल से ऊपर। तो आइए दोस्तों इस प्रश्न को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर जो जीन पियाजे हैं उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, और इसमें से एक दे रखी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यहाँ पर उन्होंने दे रखी है, और उसकी आयु पूछी है। तो ये चारों की यहाँ पर देख लेते हैं, चारों अवस्थाएं यहाँ आपको पता चल जाएंगी कि कौन सी अवस्था की कौन सी आयु होती है। तो 0 से 2 वर्ष जो होती है वो दोस्तों संवेदी या इंद्रिय जनित होती है। संवेदी गामक अवस्था बोल देते हैं इसे, या इंद्रिय जनित भी बोल देते हैं। उसका जो समय जो है दोस्तों, आयु जो है वो 0 से 2 वर्ष होती है। 2 से 7 वर्ष जो होती है वो आपकी जीन पियाजे की जो दूसरी अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है उनकी। तो उसकी अवधि जो है वो 2 से 7 वर्ष है, और 7 से 11 वर्ष जो उनकी थर्ड अवस्था है वो है आपकी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो ये हो जाएगी आपकी थर्ड हो जाएगी। और 11 साल से ऊपर जो हो जाती है वो उनकी चौथी अवस्था होती है, वो होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर चारों अवस्थाएं हम देख सकते हैं, उसकी अवधि भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था पूछी है तो वो हो जाएगी आपकी, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, आप एक शिक्षक हैं जो मानते हैं कि बच्चे अलग अलग गति से और अलग अलग तरीकों से सीखते हैं। अपनी कक्षा में आप मूल्यांकन की योजना बनाएंगे जो सभी छात्रों के लिए समान है। केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न शामिल हैं। बच्चे कैसे सीखते हैं इससे संबंधित नहीं है, मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, मूल्यांकन के विभिन्न तरीकों पर आधारित है। अगला प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को मचान बनाने की एक प्रभावी रणनीति है?
समस्याओं को हल करने के लिए कठोर चरण दर चरण निर्देश करना। बी ऑप्शन है आपका गलत उत्तरों के लिए बच्चों को दंडित करना। सी है समस्या का समाधान करते समय यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाते हैं तो संकेत देना। प्रक्रिया में शिक्षक का पूर्ण हस्तक्षेप, तो हस्तक्षेप तो नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए दोस्तों। और गलत उत्तरों के लिए बच्चों को दंडित करना, ये तो नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो समस्या का समाधान करते समय यदि बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाते हैं तो संकेत देना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धिमत्ता के बारे में सही है? बुद्धिमत्ता को केवल बुद्धिलब्धि IQ परीक्षणों के माध्यम से मापा जा सकता है। बुद्धिमत्ता में व्यक्तिगत अंतर पैदा करने में आनुवंशिकी की कोई भूमिका नहीं होती। एक डोमेन में उच्च बुद्धिमत्ता दूसरे डोमेन में भी उच्च बुद्धिमत्ता सुनिश्चित करता है। बुद्धिमत्ता स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता से कहीं अधिक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बुद्धिमत्ता स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता से कहीं अधिक होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर है, घोड़े को देखकर 3 साल का बच्चा चिल्लाया, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे द्वारा ये प्रतिक्रिया एक उदाहरण है आत्मसात का, यकीन दिलाना, वस्तु स्थायित्व या आस्थगित नकल। तो ये दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा आत्मसात हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के विचार भाषा और विचार के बारे में सुझाव देते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास का मार्गदर्शन करती है। संज्ञानात्मक विकास भाषा का मार्गदर्शन करता है। भाषा और अनुभूति के बीच कोई संबंध नहीं है। अनुभूति भाषा से स्वतंत्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका भाषा संज्ञानात्मक विकास का मार्गदर्शन करती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, बच्चों में रचनात्मकता को सुगम बनाया जा सकता है अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से, कवायद और दोहराव से, केवल अनुसरण द्वारा। तो इसका राइट आंसर देखते हैं दोस्तों को, केवल तो नेगेटिव सेंस में चला जाता है, ये नहीं होगा। और बार बार दोहराना रटना, तो ये भी दोस्तों सही आंसर नहीं होगा। रचनात्मकता को सुगम बनाया जा सकता है, तो ये देख लेते हैं शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र के माध्यम से, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, डिस्कैलकुलिया का सीधा संबंध है लोकोमीटर असमर्थता, दूसरों के उद्देश्यों को समझने में प्रभा, संगीत की क्षमता या गणितीय अवधारणाओं को सीखने में कठिनाई। तो डिस्कैलकुलिया जो है दोस्तों इसका ये एक मानसिक बीमारी है दोस्तों। तो इसका जो संबंध होता है वो आपका हो जाएगा गणितीय अवधारणाओं को सीखने में कठिनता होती है, तो डिस्कैलकुलिया होता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के छात्रों के प्रवेश के लिए निजी स्कूलों में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों को सफलतापूर्वक करने के लिए एक शिक्षक को शिक्षा शास्त्र का उपयोग किस पर आधारित होना चाहिए? भेदभाव तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए दोस्तों। पृथक्करण अलग अलग बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा समता हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है,
एक समावेशी कक्षा में जानकारी में प्रस्तुत की जानी चाहिए, केवल पाठ्य रूप में, केवल दृश्य रूप में, केवल मौखिक रूप में या कई रूपों में। तो केवल वाले तो दोस्तों वो नेगेटिव सेंस में चले जाते हैं, तो ये तो आंसर होगा नहीं, तो कई रूपों में हो जाएगा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा का सबसे सुझाया गया मॉडल है? इसके देख लेते हैं दोस्तों। केवल व्यावसायिक शिक्षा, तो केवल तो नेगेटिव सेंस में दोस्तों नहीं होगा। समावेशी शिक्षा हो सकता है, अलग विशेष शिक्षा, तो अलग नहीं होना चाहिए शिक्षा, ये गलत हो जाएगा। एकीक शिक्षा भी नहीं होना चाहिए, यानी समावेशी शिक्षा होना चाहिए। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? आपके ऑप्शन यहां पर देख लेते हैं। ये अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, तो ये तो ठीक हो जाएगा। और यहां पर पूछा नहीं में पूछा है दोस्तों, तो ये तो ठीक हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि और गलतियां अप्रासंगिक हैं। और देख लेते हैं, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों पर आधारित होता है, तो ये भी ठीक है दोस्तों। अधिगम सर्पिल तरीके से होता है, ना कि रैखिक तरीके से, तो ये ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर पूछा जो सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अधिगम प्रक्रिया में त्रुटि और गलतियां अप्रासंगिक हैं। नेक्स्ट है, बच्चे को बार बार ये बताना कि वह अधिगम में सक्षम नहीं है की संभावना है। बच्चे को अधिगम के लिए हतोत्साहित करने की संभावना है, बच्चों को अधिगम की गति को तेज करने में, तो ये तो तेज तो नहीं करा जा रहा है दोस्तों। वे अधिगम यानी बच्चों को बार बार ये बताना कि वे अधिगम में समझ नहीं है, तो इससे बच्चा कैसे तेज हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चे को अधिगम के लिए प्रेरित करने, बच्चे को अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने, तो अगर इस तरह से कहा जाएगा बच्चों को कि वे अधिगम में सक्षम नहीं है, तो इससे क्या होगा, बच्चे को अधिगम के लिए हतोत्साहित होने की संभावना बढ़ जाएगी, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समस्या समाधान कौशल बढ़ाया जा सकता है सामग्री के पारंपरिक उपयोग को ठीक करके, मानकीकृत प्रारूप में समस्याओं का प्रतिनिधित्व करके, समाधान के वैकल्पिक तरीकों पर विचार करके, रटकर, याद करके। तो रटकर को दोस्तों ये नेगेटिव हो जाएगा, ये तो नहीं होएगा। और सामग्री के पारंपरिक उपयोग को ठीक करके, मानकीकृत समस्याओं को प्रतिनिधित्व करके, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, समाधान के वैकल्पिक तरीकों पर विचार करके इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक ग्रेड में छात्रों को एक अवधारणा सिखाने के लिए सामग्री के प्रतिनिधित्व का निम्नलिखित अनुक्रम में कौन सा सबसे उपयुक्त है? प्रतीक, चित्र, मूर्त सामग्री, चित्र, प्रतीक, मूर्त सामग्री, प्रतीक, मूर्त सामग्री, या चित्र, या मूर्त सामग्री, चित्र, प्रतीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, मूर्त सामग्री, फिर चित्र, फिर प्रतीक हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, कक्षा के माहौल का बच्चों के अधिगम पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। निपुणता उन्मुख, अधिगम को समझने पर केंद्रित है कि परिवेश को विकसित करने के लिए कक्षा का वातावरण होना चाहिए, प्रदर्शन उन्मुख होना चाहिए, प्रतिस्पर्धी और व्यक्तिवादी होना चाहिए, शिक्षक का वर्चस्व होना चाहिए, सहकारी और सहयोगी होना चाहिए। तो कक्षा का वातावरण दोस्तों कैसा होना चाहिए? शिक्षक का वर्चस्व गलत हो जाएगा, प्रतिस्पर्धी व्यक्तिवादी भी नहीं होना चाहिए, प्रदर्शन उन्मुख भी नहीं होना चाहिए, सहकारी और सहयोगी होना चाहिए वातावरण। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सामग्री में सही कथन है? आपके ऑप्शन है, परीक्षा अधिगम का अंतिम लक्ष्य है, अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया है और इसके लिए शिक्षार्थियों की व्यस्तता की आवश्यकता नहीं होती है, अधिगम
प्रक्रिया पर भावनाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया जिसके लिए शिक्षार्थियों के सक्रिय जुड़ाव की आवश्यकता होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया जिसके लिए शिक्षार्थियों के सक्रिय जुड़ाव की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, अधिगम का सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण अधिगम की प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। क्रिया प्रतिक्रिया के महत्व पर देगा, पुरस्कार और दंड, केवल आनुवंशिकता, अनम्य शैक्षणिक दृष्टिकोण पर ध्यान देगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर दोस्तों आपको चूज करना है। देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तो आपका हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली और प्रेरणा के स्रोत की सही मिलान जोड़ी है? आत्मपूर्ति बाहरी प्रेरणा, जिज्ञासा आंतरिक प्रेरणा, नगद पुरस्कार आंतरिक प्रेरणा, रुचि बाहरी प्रेरणा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 नंबर का यहाँ पर वो आपका हो जाएगा यहाँ ऑप्शन बी हो जाएगा। जिज्ञासा और आंतरिक प्रेरणा जो है ये प्रभावशाली और प्रेरणा के स्रोत की भी सही मिलान है ये, यानी कि जिज्ञासा और आंतरिक प्रेरणा। अगला प्रश्न है, छात्रों के बीच वैचारिक समझ को सुगम बनाने के लिए एक छात्र को चाहिए छात्रों को रटकर याद करने के माध्यम से सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। तो रटना तो दोस्तों नहीं सिखाना, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। अवधारणाओं की चर्चा में उदाहरणों और गैर उदाहरणों को शामिल ना करें, तो ये ना करें तो ये गलत हो जाएगा, ये शामिल करना चाहिए। फिर फोर्थ ऑप्शन है, केवल शिक्षक के लिए केवल व्याख्यान पद्धति, तो केवल भी निगेटिव सेंस में चला जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, जो प्रस्तुत किया गया है और जो वे पहले से जानते हैं के बीच संबंध बनाने का अवसर प्रदान करते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का दोस्तों अंतिम प्रश्न यानी 30वां नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? प्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, भावनाएं, शैक्षिक दृष्टिकोण। तो अधिगम को दोस्तों प्रभावित करने वाली चीज़ें प्रेरणा भी है, सामाजिक संदर्भ भी है, भावनाएं भी प्रभावित करती हैं और शैक्षणिक दृष्टिकोण भी प्रभावित करता है। यानी कि ये चारों ऑप्शन जो है अधिगम को प्रभावित करते हैं। तो चारों देख लेते हैं किसमें है। डी ऑप्शन में 1 2 3 4 यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा 2022 में किस तरह के प्रश्न जो है वो प्रीवियस यानी कि पेपर में पूछे गए थे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। तो आइए दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं गणित वाला पार्ट किस तरह के प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, 9 किलोग्राम में से 7 केजी और 7 ग्राम को घटाने पर क्या परिणाम प्राप्त होता है? तो आपके ऑप्शन चारों यहाँ पर लिख दिए हैं। आपको 9 केजी में से ये वाली केजी और ग्राम को घटाना है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, 9 केजी में से माइनस करेंगे 7 केजी और 7 ग्राम, तो इसे भी हम किलोग्राम के रूप में ले लेंगे। यानी जो 7 ग्राम जो है इसे भी किलोग्राम के रूप में ले लेंगे, क्योंकि जो आंसर जो दोस्तों जो ऑप्शन दे रखे हैं सब वो केजी के रूप में है। तो जब हम इसे इधर लिखेंगे तो 7.007 इसे हमने केजी के रूप में यहाँ पर ले लिया है। अब इसमें से जब ये घटाएंगे दोस्तों तो आपका जो आंसर है वो ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी कि 1.993 केजी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 में 150 बच्चों से उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया और 5 पसंदीदा फलों के परिणामों को निम्न तालिका में लिखा गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सेब और बच्चों की संख्या 28, अमरूद दोस्तों 26। इसी तरह से यहाँ पर और देख लेते हैं, 5 बच्चों की संख्या बताई गई है। आम जो है वो 44, केला जो है वो 14 और अंगूर जो है दोस्तों वो 28 हो जाएंगे। और सेब जो उधर लिखे हुए थे दोस्तों मैंने यही लिख लिए हैं, सेब 28 थे और अमरूद 26 थे। अब इसके सही विकल्प देख लेते हैं। यहाँ क्या है, सही विकल्प को चुनिए।
तो यहाँ पर सही विकल्प देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्या है, सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। तो सेब और अमरूद की समान बोल रहा है, तो 28 और 26 है, तो ये तो नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा। अगला क्या है, अंगूर और केलों को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या का अंतर 16 है। यानी अंगूर और केला की जो पसंद कर रहे हैं बच्चे दोस्तों, उनका अंतर कितना क्या रहा, 16। और यहाँ पर अंतर कितना बैठ रहा है, 28 और 14 है, यानी कि 14 का अंतर बैठ रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है 16, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला सी नंबर देख लेते हैं, और सी और डी देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसे देखने पे दोस्तों आपको जो राइट आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपका डी मिल जाएगा। देख लेते हैं, 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि 150 बच्चे बताए थे, और ये जब आप टोटल जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 140 बच्चे बैठेंगे। तो 10 बच्चे जो हैं वो किसी भी फल को जो है वो पसंद नहीं करते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणित की कक्षाओं में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। यहाँ पर देख लेते हैं, पेडागोजी से संबंधित प्रश्न है ये। आपका ऑप्शन है, ये विद्यार्थियों की भ्रांतियों की पहचान करने में सहायता करता है, ये संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है, जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है, निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांचना, या विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ की पहचान करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ये संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है, जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में से किसी महीने की 4 तारीख को 4,560 रुपये निकाले और उसी महीने में 20 तारीख को 2,567 रुपये जो है जमा किए। यदि महीने के अंत में उसके खाते में 3,125 की धनराशि है, तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि थी। और यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, मैं बता दूं इसे कैसे सॉल्व करना है। तो दोस्तों इसे यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ये पूछा है इसमें, तो महीने के प्रारंभ में उसके खाते में कितनी धनराशि थी, तो हम मान लेते हैं, उसे x मान लेते हैं कि उसके खाते में x धनराशि थी। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो उसने सबसे पहले उसमें से क्या करा, 4 तारीख को इतने रुपए निकाले, तो हम माइनस कर देंगे 4,560 रुपये जो माइनस कर देंगे। उसके बाद 20 तारीख को उसने इतने रुपए जमा किए, तो हम प्लस में कर लेंगे, यानी 2,567 रुपये जो है उसने जमा किए। तो अंत में उसके खाते में महीने के कितने रुपए, इतने रुपए धनराशि थी, तो बराबर कितनी थी दोस्तों, 3,125 रुपये उसके खाते में बचे। अब इसे यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। एक्स को हमने माना एक्स ऐसे ही रखेंगे, माइनस के हैं ये प्लस के हैं, इसमें से ये दोस्तों ये घट जाएंगे, तो यहाँ पर आपके बच जाएंगे माइनस के 1,993 रुपये और इक्वल 3,225। अब x का मान हम निकाल लेंगे, तो 3,225 दोस्तों इधर है, ये माइनस के, जब इधर जाएंगे ये प्लस के हो जाएंगे। अब इन दोनों को दोस्तों जब जोड़ देंगे हम, तो इसका जो आंसर है दोस्तों आपका आ जाएगा 5,118। तो हम ये वाला ऑप्शन इसमें यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा है, 5,118 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 35 नंबर प्रश्न दे रखा है, प्राथमिक कक्षा के एक गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित समस्या हल करने को दी। क्या समस्या है दोस्तों देख लेते हैं। 616 विद्यार्थियों के स्कूल के लिए 28 विद्यार्थियों वाली कितनी कक्षाओं की आवश्यकता होगी। एक विद्यार्थी ने समस्या को इस प्रकार हल किया। अब उसने क्या किया, एक कक्षा बराबर 28 विद्यार्थी, फिर उसने 10 कक्षाएं तो
80 विद्यार्थी। इस तरह से यहाँ पर उसने सॉल्व करा, यानी कि उसने कक्षाएं निकाली, 22 कक्षाएं निकाली। अब इस पर क्या पूछा गया है देख लेते हैं। निम्नलिखित में से विद्यार्थियों द्वारा उपयोग की गई कलन विधि के लिए कौन सा सबसे उपयुक्त है। आपके ऑप्शन यहाँ पर पढ़ लेते हैं, क्या दे रखे हैं। विद्यार्थियों ने समस्या हल करने के लिए विभाजन के, वितरण और सहचार्य दोनों नियमों का उपयोग किया है। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए एक गलत कलन विधि का उपयोग किया है। या विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के सहचार्य नियम का उपयोग किया है। या डी नंबर है, विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण का उपयोग किया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्यार्थी ने समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण का उपयोग किया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं कहलाता है। एक विषमबाहु त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों त्रिभुज की जिसकी तीनों जो लंबाइयां जो है वो अलग अलग होती हैं, तो वो एक विषमबाहु त्रिभुज बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 31 से 60 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग है। तो यहाँ पर 31 से और 60 के बीच की अभाज्य संख्याएं लिख लेते हैं दोस्तों। तो एक 37 हो जाएगी, प्लस लगा देंगे, फिर एक 41 हो जाएगी, एक 43 हो जाएगी, और एक आपकी 53 हो जाएगी, और एक आपकी 59 हो जाएगी। और इन सबको जब जोड़ देंगे दोस्तों तो 280 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 280। अगला प्रश्न है 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल है। तो यहाँ 201 की पूर्ववर्ती यानी इससे 201 की पहले की संख्या लिख लेते हैं, और गुणनफल पूछा है तो गुणा लगा लेते हैं। और 4781 की परवर्ती यानी आगे की एक संख्या पूछा है, तो 4782। इन दोनों को दोस्तों जब गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन डी आ जाएगा, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,56,400। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों को विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों को पहचानने और उनका समूह बनाने में मदद करता है। संरक्षण है, अपघटन है, वर्गीकरण है, या क्रमबद्धता है। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्गीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। विद्यार्थियों को भाग की समस्याएं हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि भाग की समस्याओं की दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं है। भाग की समस्याओं को हल करने के लिए कोई अनौपचारिक कलन विधियां नहीं होती। भाग की समस्याएं हल करने के लिए ये आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा, घटा और गुणा करना अच्छी तरह से जान ले, या विद्यार्थी भाग का चिन्ह पसंद नहीं करते। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन सी हो जाएगा। भाग की समस्याएं हल करने के लिए ये आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा, घटा और गुणा करना अच्छी तरह से जान ले। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, दूसरी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी 4 कैंडी और 3 कैंडी जैसी 2 मात्राएं जोड़ने में सक्षम होते हैं, लेकिन जब वर्कशीट पर 4+5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश वही विद्यार्थी ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार इसका क्या कारण है। आपके ऑप्शन है, विद्यार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते हैं, विद्यार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं,
विद्यार्थियों को योग ठीक से नहीं सिखाया जाता है, या कुछ विद्यार्थी गणितीय कौशल में कमजोर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब 105 को अंक के रूप में को लिखने को कहा जाता है तो वह इसे 1005 लिखता है या लिखती है। ये इंगित करता है, तो क्या इंगित करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है, वह गणित सीखने में अयोग्य है, वह सीखने में कमजोर है, या वह शरारती है। तो दोस्तों ये तो शरारती तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, कमज़ोर भी नहीं होता है कोई भी, और सीखने में अयोग्य भी नहीं होगा। यानी कि जो परेशानी आ रही है वो क्या होगी? वो ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, भिन्नों की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपका ऑप्शन है, ये एक समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है, ये एक भिन्न का गणितीय चिन्ह नोटेशन एक अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है, ये एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि एक से बड़ा हो, एक भिन्न का गणितीय चिन्ह नोटेशन एक विभाजन समस्या को निरूपित करने के लिए किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि एक से बड़ा हो। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, राधा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को वह प्रतिदिन 2 किलोमीटर और 9 मीटर चलती है। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी कितनी होगी? यहाँ पर ये पूछा है। तो दोस्तों जब आप इसे जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, यानी 15.193 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जैस्मीन ने कहा एक आयत में विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समानांतर होते हैं, एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं, और उसी प्रकार एक समांतर चतुर्भुज में भी, इसलिए आयत और वर्ग दोनों की समांतर चतुर्भुज होंगे। जैस्मीन वैन हेले के सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के स्तर पर है, यानी कौन से स्तर पर है? औपचारिक निगमन, दृश्यीकरण, विश्लेषण या संबंधों की समझ। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि संबंधों की समझ के स्तर पर है, वो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अंकों 5, 9, 0, 2, 8 और 6 से बिना पुनरावृत्ति के 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे, आगे देख लेते हैं, बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग है। तो यहाँ पर इसका योग, तो दोस्तों वो जो अंक दिए हैं उनसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का बना लेते हैं, उनका योग कर लेंगे। तो सबसे बड़ी जब बनेगी दोस्तों तो सबसे पहले उसमें 9 आई है, फिर 8 भी आई है उसमें, उसके बाद 6 आ जाएगी, उसके बाद आपकी 5 आ जाएगी, और फिर संख्या 2 है और फिर 0 है। ये सबसे बड़ी बन जाएगी उन 6 अंकों से, और प्लस यानी योग को कह रहा तो प्लस कर लेंगे, सबसे छोटी बनाएंगे। तो सबसे जब छोटी बनाएंगे हम वहाँ पर, तो छोटी आपकी हो जाएगी दोस्तों 2, 0, 5, 6, 8, 9।
अब इन दोनों को जब जोड़ देंगे दोस्तों तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। बी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। पैटर्न 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21 में लुप्त दो संख्याएं क्रमशः हैं। 14 5 है, 13 5, 15 7 या 12 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 और 4 जो है वो दो लुप्त संख्याएं क्रम से आ जाएंगी, 13 और 4 आ जाएंगी। अगला प्रश्न है 4 अंकों की वे न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है निम्न में से है। 1006, 1008, 1000 या 1002। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1008 हो जाएगी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्न में से किसी एक निम्न में से किसकी एक निश्चित लंबाई होती है। एक किरण, एक समतल, एक रेखा, एक रेखाखंड। तो जो निश्चित लंबाई होती है दोस्तों किसी की वो होता है एक रेखाखंड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है गणित की कक्षा में मुक्त सिरे वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त है। आपके ऑप्शन है ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर पुस्तक में नहीं दिए होते। इन प्रश्नों को हल करने में समय अधिक लगता है। इन प्रश्नों की एक दूसरे से नकल करना आसान नहीं है। तो 50 नंबर पे जो प्रश्न है दोस्तों उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक चिंतन करने का विकास करते हैं। अगला प्रश्न है आंकड़ों का प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, इसमें से आपको एक सही ऑप्शन चूज करना है। आप यहाँ पर चारों ऑप्शन पढ़ सकते हैं और इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आंकड़ों का आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखाई हो। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 8 मीटर लंबे और 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटे लकड़ी के एक ब्लॉक से 2 मीटर गुणा 35 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं। आपका ऑप्शन है 45, 40, 50, 48। तो ये बनाए जा सकते हैं दोस्तों 40 बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है एक बच्चे ने प्रश्न हल किया 1/2 + 1/3 इक्वल 2/5। इस हल से सबसे उपयुक्त क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। आपके ऑप्शन यहां पर देख लेते हैं। बच्चा नहीं जानता कि भिन्नों को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है। बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया है। बच्चे को संख्याओं को जोड़ना नहीं आता है। बच्चे को लघुत्तम समापवर्त लेना नहीं आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ की अवधारणा को भिन्नों के जोड़ तक विस्तारित किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 गणित और कंप्यूटेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है क्योंकि ये एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। ये एक शिक्षक का स्थान ले सकता है। ये स्कूल में सीखने का सबसे कठिन पहलू है या ये मानव अस्तित्व के लिए मूलभूत है।
इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीकों का आधार है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के शिक्षकों को इस ओर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। संस्मरण और गहन रूप से एल्गोरिदम को बढ़ावा देना, गणितीय तर्क विचार, सही उत्तर के लिए एकमात्र अधिकारी बनना। तो सही विकल्प आप यहाँ पर चुनना है, केवल बी या बी और सी, केवल ए या ए और बी। तो 55 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल बी, यानी गणितीय तर्क विचार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चौथी कक्षा के बच्चों को क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? सूत्र आधारित विधि, सन्निकटन और अनुमान, टेसेलेशन यानी टाइलिंग या गिनतारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा टेसेलेशन यानी कि टाइलिंग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 57 नंबर प्रश्न है, 4/7, 5/14, 4/7 प्लस 5/14 माइनस 7/8 का मान क्या है? यानी यहाँ पर एक भिन्न का जोड़ और घटाव है, यहाँ पर दोनों दोनों का मिक्सचर दिया है दोस्तों। बहुत ही इजी सवाल है, लासा निकाल के इसे सॉल्व कर लेंगे। इसका जो आंसर आपका आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 3/56 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस अक्षर की दो सममिति रेखाएं हैं? ई यू एच बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो एच हो जाएगा। एच अक्षर की दो सममिति रेखाएं हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सेकेंड लास्ट प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर गणित का। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है? सूर्य सिद्धांत, बोधायन, शुल्ब सूत्र, लीलावती या चरक संहिता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चरक संहिता जो है वो भारतीय गणित से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि अंतिम प्रश्न यहां पर देख लेते हैं गणित का। कह रहा है, संख्या 35, 28, 76 में से 5 और 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? तो यहां पर इस संख्या में 5 का स्थानीय मान देख लेते हैं दोस्तों। तो 5 का स्थानीय मान यहाँ 5 है तो 5 लिखेंगे। उसके बाद 1 2 3 4 0 लगा देंगे, 1 2 3 4। तो ये तो स्थानीय मान 5 का हो गया। और अंतर पूछ रहा है यानी कि माइनस 7 का स्थानीय मान से अंतर पूछ रहा है। तो 7 यहाँ पर है, 7 लिख के उसके बाद संख्या 1 है तो 0 लगा देंगे। अब 50,000 में से 70 निकाल देंगे दोस्तों, तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये भाग जो थर्ड जो होता है वो पर्यावरण अध्ययन से यानी कि ईवीएस से संबंधित होता है और इससे 30 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? आपका ऑप्शन है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं ये पता लगाना, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को वे देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। तो इसमें दोस्तों जो पूछा है वो ये पूछा है कि कौन सा कार्य गतिविधि की अनुमति नहीं देंगे। जो तो नहीं देंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री को ले जाने की अनुमति जो है वो आप नहीं देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर।
बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। आपके ऑप्शन है बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बीज बोने, अंकुरण की विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। नेक्स्ट है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट, डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में क्रमशः कौन सी बीमारी है? ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। पहला है मोटापा और स्कर्वी, अगला है स्कर्वी और एनीमिया, एनीमिया और रतौंधी, और फोर्थ है मोटापा और एनीमिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, मोटापा और एनीमिया यानी कि खून की कमी। अगला प्रश्न है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है, या चार्ट में ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है, या बच्चों से विभिन्न प्रकार के ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाली संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। आपका ऑप्शन है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता होनी चाहिए अगर आप मानचित्र पढ़ रहे हैं तो। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। देख लेते हैं इसके ऑप्शन। विषय के बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। थर्ड है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, और अगला है बच्चों को भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। नेक्स्ट है, ये देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है क्योंकि। आपके ऑप्शन है पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की प्रक्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। और चौथा ऑप्शन है आपका, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी कि आमाशय के
अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? आपका ऑप्शन है बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना, या बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मंच चालक कौशलों के विकास में सहायता देती हैं। तो इसमें ये पूछा पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तो नहीं जो होना चाहिए दोस्तों, तो नहीं होना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ जो है वो डालना नहीं चाहिए। तो यही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला एक ग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला जो होता है क्या होता है, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। आपका ऑप्शन है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्तारों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, बच्चों को वास्तविक जानकारी देता है दोस्तों और अवलोकन करने में कुशलता प्रदान करता है, यानी ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए उन्हें बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो पहला नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो जो अनुभवों को जब जोड़ता है तो बच्चा बहुत जल्द सीखता है। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका ऑप्शन है दत्त कार्य बच्चे को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। अगला प्रश्न है 73 नंबर प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और
निदर्शन किए जा सकते हैं। बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने और अवलोकन कौशलों को पहना करने के लिए। उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने और अवलोकन कौशलों को पहना करने के लिए। अगला प्रश्न है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। आपका ऑप्शन है जलते हुए धुएं के उसे एलर्जी हो गई है, उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गई होगी, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा, जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वसन नली में जमा हो गया होगा। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। 75 नंबर प्रश्न है, दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप ये पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं। आप क्या करेंगे? बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे, बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा दोस्तों। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? आपका ऑप्शन है, यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। चीज़ों के बारे में बिना प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणी दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। रीना अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया: केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां, अखबार। जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट, ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है इसका सही होगा। घरेलू कचरा औद्योगिक कचरा है, दुर्गंध रहित है, अपघटित होने वाले या अपघटित नहीं होने वाले, पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? आपके ऑप्शन है A.K. बनर्जी, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, मेधा पाटकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं,
स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना और साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, चिकना और साफ बनाने के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से ये किया जा सकता है वे कहलाती है। आपके जो ऑप्शन है वो है फसल की कटाई, हस्तचयन, थ्रेशिंग, निष्पादन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा निष्पादन, यानी फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। आपका ऑप्शन है बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कण शक्ति का विकास करना। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक पुरुष जिसका रक्त ओ है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है। उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है, यानी कितनी प्रतिशत संभावना है? 25%, 75%, 50% या 100%। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 50%। अगला प्रश्न है, टूटता तारा यानी उल्का है। आपका ऑप्शन है उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। अगला प्रश्न है, क्वथन यानी उबलना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण से नहीं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण से नहीं। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो 85 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं होता है। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं, इसके ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी में के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य, या शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका यही हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, यानी शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों को और अभिभावकों के साथ बांटना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 87 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है,
नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। साधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। 87 नंबर पे जो प्रश्न है दोस्तों, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। 88 नंबर प्रश्न है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणु को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। तो 88 नंबर का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 89 नंबर प्रश्न है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है? लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी, प्लाज्मोडियम, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं, रक्त में मच्छर के लार्वे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। और इसका दोस्तों अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं ईवीएस का, यानी 30 प्रश्न जो है यहाँ पर आपके पूरे हो जाएंगे ईवीएस के। यहाँ पर अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कौन सा है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। तो आपका ऑप्शन है बच्चों में विद्यमान भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है, उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखे कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के प्रश्न जो है वो ईवीएस यानी कि पर्यावरण में पूछे गए थे। और ये पार्ट है आपका भाषा 1 यानी हिंदी का, और इसके हम 15 प्रश्न देखेंगे जो कि पेडागोजी से संबंधित होते हैं, वही प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं 15 जो पेडागोजी से संबंधित प्रश्न होते हैं वो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? आप यहाँ पढ़ लेते हैं, बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापना किसके तरीके हैं? आपके ऑप्शन है शब्दावली को समृद्ध करने के, शब्द और वाक्य संरचना को कंठस्थ करने के, उच्चारण का अभ्यास करने के, या अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के। तो यहाँ पर नहीं में पूछा है दोस्तों, तो नहीं में इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है? पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए बल्कि काय के रूप में देखा जाना चाहिए। देख लेते हैं, ऑप्शन पढ़ लेते हैं इसके। शिक्षार्थियों को बाल साहित्य की विविध प्रकार की विधाओं को देखने के मौके मिलने चाहिए। पुस्तकों के साथ संलग्नता के सक्रिय परिवेश के रूप में देखा जाना चाहिए। अध्यापक और दूसरे वयस्क भी पुस्तकालयों में आदर्श पठन व्यवहार प्रदर्शित कर सकते हैं। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन डी हो जाएगा, पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता यानी मास्टरी होनी चाहिए? आपका ऑप्शन है
ध्वन्यात्मक जागरूकता और प्रवाह, दृश्य, शब्दावली और प्रतिमानों की पहचान, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन, या सटीकता और ध्वन्यात्मक बोध। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है वास्तविक संप्रेषण प्रस्तुत करना, व्याकरण के प्रासंगिक नियम प्रस्तुत करना, संप्रेषण के अभ्यास के अवसर देना, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करने के लिए कहना या सीखना। तो नहीं में पूछा है दोस्तों, तो नहीं में इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है? आपके ऑप्शन है समग्र भाषा पद्धति, व्याकरण अनुवाद, स्थिति परक उपागम, ध्वनि विज्ञान निर्देश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ध्वनि विज्ञान निर्देश। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, गतिविधि का ये प्रकार किस लिए है। आपके ऑप्शन है मौखिक प्रभावाभ्यास, नियंत्रित मौखिक अभ्यास, स्वच्छंद बोलना, या निष्क्रिय श्रवण। तो 111 का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मौखिक प्रवाह अभ्यास। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए? या देख लेते हैं ऑप्शन। क्या इन पुस्तकों के लेखक जाने माने हैं, बाल साहित्य के माननीय लेखक हैं? अगला है, क्या पुस्तकें कक्षा के अधिकांश विद्यार्थियों के स्वतंत्र पठन स्तर के अनुसार लिखी गई हैं? या क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी? क्या ये पुस्तकें एक से अधिक निर्देशात्मक प्रसंग में प्रयोग के लिए उपयुक्त है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेंगी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सी उपागम विधि या कौन सी उपागम या विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन है प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि, श्रव भाषिक विधि। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संप्रेषणात्मक उपागम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है? आपका ऑप्शन है विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना, नई शब्दावली के प्रयोग का अभ्यास करवाना, संरचनाओं का नियंत्रित अभ्यास करवाना, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना।
इसमें से दोस्तों आपको राइट जो ऑप्शन है वो चूज करना है। देख लेते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या आने वाला है। और इस प्रश्न का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सहपाठी के काम की जांच के कौशल विकसित करना। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब, आपका ऑप्शन है वे अध्यापक के पीछे पीछे शिशु गीत गाते हैं, वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं, वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं, या मुख्य केंद्र सिर्फ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों के विकास पर होता है। यहां पर देख लेते हैं इसका राइट आंसर दोस्तों क्या आने वाला है। इसका राइट आंसर आपको यहां पर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको यहां बता दे रहा हूं कौन सा होने वाला है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी वे सभी इंद्रियों का प्रयोग करते हैं और अपने हाथों का सक्रिय प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, मैं अपना काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम यानी फाइनल रूप से भी जांचती हूँ। ये विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? प्रारूपण, पुनः प्रारूपण, प्रूफ रीडिंग या सहपाठी मूल्यांकन? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रूफ रीडिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कौन सा उपागम या विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा यानी कि मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है? नहीं में पूछा है दोस्तों, देख लेते हैं ऑप्शन। प्राकृतिक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, प्रत्यक्ष विधि या श्रवभाषिक विधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष विधि हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? इसे भी दोस्तों नहीं में पूछा है। यहां पर आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको सही ऑप्शन चूज करना है। ए बी सी डी में से आपको एक इसका नहीं में जो पूछा है दोस्तों, तो वो नहीं वाला ऑप्शन यहां पर आपको चूज करना है। देखते हैं इसका नहीं में कौन सा ऑप्शन आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी, स्वागतीय और आनंददायी परिवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? यहाँ पर आपके ऑप्शन है, तपती हुई धूप में बाह्य गतिविधियों को ना करके और आंतरिक गतिविधियों का आयोजन करके, मुख्यतः शिक्षार्थी के अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली पर ध्यान केंद्रित करके, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके, रंगीन आकर्षक परिवेश के लिए कक्षा कक्ष की सजावट करके। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और 15वां प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, यानी कि पेडागोजी का ये अंतिम प्रश्न होता है दोस्तों। यहाँ पर इसे देख लेते हैं, इसके बाद एक पेपर अभी और देखना है।
तो यह है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? आपका ऑप्शन है पाठचर्या सिद्धांत, प्रस्तुतिकरण सिद्धांत, मूर्त सिद्धांत या तकनीकी सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मूर्त सिद्धांत, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये 2024 में जो आपका पेपर हुआ था सीटेट का, उसके हमने यहाँ पर हिंदी के पेडागोजी से संबंधित 15 प्रश्न देखे हैं। यहाँ पर एक पेपर और देख लेते हैं, उसमें किस तरह के, ये 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर है, इसमें देख लेते हैं हिंदी के किस तरह के पेडागोजी से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए दोस्तों 15 प्रश्न और देख लेते हैं पेडागोजी से संबंधित। तो दोस्तों यहाँ पर 2023 में जो सीटेट का पेपर हुआ था, वो उसका हिंदी का पार्ट यहाँ पर देख लेते हैं और उसके भी पेडागोजी से संबंधित 15 प्रश्न यहाँ पर हम देखते हैं। तो पेडागोजी दोस्तों 106 नंबर से शुरू हो जाती है, 15 प्रश्न होते हैं, 106 से 120 तक जो है पेडागोजी से संबंधित प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं 2023 में किस तरह से पूछे गए थे। पहला है, कक्षा में प्रस्तुतिकरण के दौरान विद्यार्थी एक एक करके अपनी राय दे रहे हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते आप किस आधार पर उनका आकलन करेंगे? आपके ऑप्शन है भाषा में प्रभाव, विषय वस्तु में निपुणता, विभिन्न लेखकों के कथन या प्रस्तुतिकरण शैली। अब आपके ऑप्शन है ए, बी, सी, डी, आपको इसमें से चूज करना है। तो भाषा प्रवाह होनी चाहिए दोस्तों, विषय वस्तु की निपुणता भी होनी चाहिए, और विभिन्न लेखकों के कथन, तो ये आपका नहीं हो पाएगा, और प्रस्तुतिकरण शैली बिल्कुल भी होनी चाहिए। तो 1, 2 और 4 कौन से ऑप्शन में मैच कर लेते हैं? 1, 2 और 4, यानी 1, 2, 4 डी ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं? आपका ऑप्शन है अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण। अगला है मान लेना, चर्चा करना, नोट करना और सारांशीकरण, कल्पना करना, प्रस्तुतिकरण करना, प्रश्न करना और सारांशीकरण, विचार करना, अभिव्यक्त करना, मॉनिटरिंग करना और सारांशीकरण। यानी इसमें से पूछा कौन सी पारस्परिक शिक्षण की प्रक्रियाएं हैं, उनका यहाँ पर आपको क्रम बताना है या किस तरह से है। तो 107 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुमान, प्रश्न करना, स्पष्ट करना और सारांशीकरण। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संप्रेषणात्मक गतिविधि के शुरुआती चरण में अध्यापिका विद्यार्थियों को जहां भी आवश्यकता हो मदद दे रही है और धीरे धीरे विद्यार्थियों पर उत्तरदायित्व डाल रही है। यह अध्यापिका क्या कर रही है? आपके ऑप्शन है विद्यार्थियों को दिशा संकेत दे रही है, विद्यार्थियों को मदद दे रही है, विद्यार्थियों को पुनर्बलन दे रही है या विद्यार्थियों को निर्देश दे रही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि वो मदद दे रही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में विद्यार्थी अध्यापिका की उपस्थिति में एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया कर अंग्रेजी भाषा में एक दूसरे की पसंद नापसंद जान रहे हैं। अंतःक्रिया के दौरान जब भी और जहां भी आवश्यक हो अध्यापिका विद्यार्थियों को आवश्यक संकेत मदद के रूप में दे रही है। यहाँ समस्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अधिगम के किस सिद्धांत को प्रतिबिंबित कर रही है? आपका ऑप्शन है व्यवहारवाद, संज्ञानात्मक संकेत, अंतःक्रियात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अंतःक्रियात्मक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्रव्य एवं लिखित सामग्री के संरचनात्मक और व्याकरणिक तत्वों का प्रत्यक्ष अध्यापन। श्रव्य और लिखित सामग्री को विद्यार्थियों के प्रयोग हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों से जोड़ना,
कार्य की इस प्रकार से अभिकल्पना करना जो समूची सामग्री के संदर्भ में कौशलों के विकास पर केंद्रित हो। निम्नलिखित में से कौन सा ऊपर बताए गए सिद्धांतों पर आधारित है? देख लेते हैं इसका ऑप्शन। सामग्री आधारित निर्देश, प्राकृतिक उपागम, मौन तरीका या कार्य आधारित भाषा शिक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, सामग्री आधारित निर्देश हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा के अधिगम में क्या शामिल है? लक्ष्य भाषा में विभिन्न स्थितियों के प्रति प्रतिक्रिया देना, विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना, अकादमिक रूप से लक्ष्य भाषा में प्रतिक्रिया देना, विशिष्ट स्थितियों में कुछ वाक्यांशों का प्रयोग करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की श्रव्य व लिखित सामग्री का उपयोग करना। अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में अध्यापिका ने विद्यार्थियों को पिछले माह की गई आम उद्घोषणाओं और वक्तव्यों का विश्लेषण करने के लिए कहा। यहाँ अध्यापिका किस बात पर बल दे रही है? लिखित विमर्श चिंतन, वाचिक विमर्श चिंतन, मुद्रित विमर्श चिंतन, अप्रकाशित विमर्श चिंतन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 112 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। वह अध्यापिका दोस्तों क्या करना चाह रही है? वाचिक विमर्श चिंतन करना चाह रही है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम भाषा अधिगम में भाषा की बहुशब्दीय इकाइयों या वाक्यांशों की भूमिका पर बल देता है? आपके ऑप्शन है संरचनात्मक उपागम, मौखिक उपागम, प्राकृतिक उपागम या शब्दकोशीय उपागम। तो 13 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शब्दकोशीय उपागम हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से असमान की पहचान करें। आपके ऑप्शन है बच्चों में प्रथम भाषा के विकास के समानांतर अर्जन स्वाभाविक तरीका है, अर्जन अचेतन प्रक्रिया से संबंधित है, अर्जन भाषिक निपुणता के स्वाभाविक विकास से संबंध रखता है, अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपको चूज करना है। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अर्जन भाषा के नियमों के चेतन ज्ञान पर बल देता है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी उपागम किसके सिद्धांत पर के आधार पर शिक्षण शास्त्रीय अनुप्रयोगों को विकसित करने का प्रयास है? रोजर ब्राउन, स्टीफन क्रेशन, ब्लूमफील्ड, कोविन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा स्टीफन क्रेशन, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, यहां पर अभिकथन और कारण है, यहां पर इसे पढ़ लेते हैं और इसका देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो रहा है। अभिकथन ए है, चेतन अधिगम अर्जित व्यवस्थाओं से प्राप्त परिणामों की जांच और सुधारने के पर्यवेक्षण के रूप में कार्य करता है। कारण आर है, पर्याप्त समय, संरचनाओं पर ध्यान और नियमों का ज्ञान। ये तीन शर्तें पर्यवेक्षण के सफल प्रयोग की शर्तें हैं। अब क्या है, निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, इसमें से आपको जो है सही ऑप्शन को चूज करना है यहाँ पर अभिकरण और कारण को पढ़ने के बाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, इसी तरह से 116वां नंबर की तरह ही प्रश्न है, ध्वनि तरंगों की पहचान करने वाली भौतिक प्रक्रिया को कर्णपटह कान के पर्दे से टकराती है श्रवण के रूप में जानी जाती है। बी नंबर क्या है, संप्रेषण के दौरान श्रवण सबसे पहली मुख्य गतिविधि है जो प्रतिक्रिया देती है। निम्नलिखित कोड में से सही उत्तर का चयन कीजिए। आपके 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों, इसमें से सही उत्तर को आपको चूज करना है। 117 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी दोनों ही सही है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 118 नंबर प्रश्न है, एक अध्यापक होने के नाते आपका मुख्य ध्यान किस पर नहीं होने चाहिए। नहीं में पूछा, विभिन्न भाषाओं की स्वीकृति, सभी को एक समान समय देना, उच्च स्तरीय चिंतन को प्रोत्साहित करना, विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को समुन्नत करना। तो दोस्तों अगर आप अध्यापक हैं तो विभिन्न भाषाओं को स्वीकृति जरूर देंगे, सभी को एक समान बिल्कुल समझ देंगे, उच्च स्तरीय चिंतन बिल्कुल करेंगे आप, और विशिष्ट वर्ग की संस्कृति को, किसी एक विशिष्ट वर्ग की जो संस्कृति है उसको आगे बढ़ाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं में पूछा तो ऑप्शन डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषा में शब्दों की आंतरिक संरचना और शब्दों को रचना में शामिल करने वाले नियमों का अध्ययन किस रूप में जाना जाता है। स्वनिम ज्ञान, वाक्य विन्यास, रूपग्राम या वर्तनी विषयक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रूपग्राम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, यानी पेडागोजी संबंधित। यहाँ पर मैं 30 प्रश्न यहाँ पर दोस्तों पूरे हो चुके हैं। यहाँ पर अंतिम प्रश्न है, ये 30वां लगभग प्रश्न है। कुछ विद्यार्थी कक्षा में एक दूसरे से बात करने में संकोच करते हैं। उनके संकोच को दूर करने के लिए क्या सर्वोत्तम उपाय किए जा सकते हैं। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उन विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें, कक्षा में अनौपचारिक गतिविधियों का आयोजन कर उनमें विद्यार्थियों को संलग्न किया जाए। तो हाँ दोस्तों, ये दोनों ऑप्शन भी ठीक हो रहे हैं। और देख लेते हैं, तीसरा है, उनके निष्पादन हेतु उन्हें पुनर्बदल दिया जाए। तो ये भी ठीक हो जाएगा। उन्हें कुछ और तरह के काम दे दिए जाएं। तो ये ही गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा कौन से में ठीक है? पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट ऑप्शन यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर हमने देखे 2024 और 2023 का जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें किस तरह के हिंदी के पेडागोजी से संबंधित प्रश्न पूछे गए। मैंने आपके यहाँ पर करवा चुका हूँ 300 प्रश्न जो थे पेडागोजी से संबंधित थे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।